हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एफआर और एसएफएम में आप राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे डेसिमल्स का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अलग अलग टॉपिक में आईसीआई क्या है, अलग अलग तरीके से राउंड ऑफ करता है और उसकी वजह से एग्जाम में स्टूडेंट्स के मार्क्स भी डिडक्ट होते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं अब आपको बताऊंगा राउंडिंग ऑफ आपको किस तरीके से करना है अलग अलग टॉपिक्स के लिए। साथ में कुछ जगह आईसीआई की क्या क्या अजम्पशन चलती हैं, क्या क्या चीज़ें आईसीआई फॉलो कर रहा है, उन अजम्पशंस के बारे में भी मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा इस वीडियो के थ्रू। एंड एग्जाम में अब आपको अपना पेपर कैसे हैंडल करना है 3 आवर्स में, उससे रिलेटेड भी कुछ बात करूंगा। एंड रिवीजन मैराथन अपन किस तरीके से प्लान करेंगे अब की बात, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स कैसे करना है आपको एफआर और एसएफएम में, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले एसएफएम सब्जेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो राउंडिंग ऑफ का मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा अलग अलग टॉपिक्स के लिए, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया आईसीआई ने फिक्स करके नहीं दिया है, कोई अनाउंस नहीं किया हुआ है। ये जो क्राइटेरिया है ये मैंने इंस्टीट्यूट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें 98% क्वेश्चंस, यानी एक तरीके से मोस्टली जो आईसीआई फॉलो कर रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वो क्राइटेरिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आईसीआई मोस्टली क्वेश्चंस में करता है। कोई एक आध क्वेश्चन में वो ऊपर नीचे भी कर देता है, लेकिन वो क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो इंस्टीट्यूट वहां आजकल मेंशन कर देता है कि आप इस तरीके से राउंड ऑफ कर लेना। तो आपको जनरली जो राउंडिंग ऑफ करना है अलग अलग टॉपिक्स के लिए, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। यही आपको एग्जाम में करना है ताकि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो पाए, जो कि बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। कंसेप्चुअली सबको सही करने के बाद भी मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, तो वो चीज़ मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको राउंडिंग ऑफ में जो ध्यान रखनी है वो देखना है कि क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली बोला हुआ है क्या। क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली आपको कुछ बोल दिया कि इस तरीके से राउंड ऑफ करो, तो वही फॉलो करना है, फिर आप अपना दिमाग मत लगाना। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में बोल दिया पीवी फैक्टर 4 डेसिमल में लेके कैलकुलेट करना है, तो आपको 4 में ही लेना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे यार मैं तो 3 डेसिमल में करके आऊंगा, मेरा मन है, तो फिर आपका मन है तो आप अपना मन ही रखना, 0 मार्क्स देगा इसलिए। अगर आपने बोला मैं तो 5 डेसिमल में करूंगा, तो आपकी नहीं चलेगी, जो क्वेश्चन में बोल दिया वही फॉलो करना है। क्वेश्चन में बोला 6 डेसिमल्स में ले पीवी फैक्टर, तो फिर 6 में ही लेके आना है। क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक पीवी फैक्टर्स ऑलरेडी आईसीआई ने कैलकुलेट करके दे दिए, तो वो ही पीवी फैक्टर्स आपको काम में लेने पड़ेंगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। कई बार ऐसा इंस्टीट्यूट कर देता है, उन लोगों का काम क्या है, ऐसे ही हवा में काम करते हैं तो गलत पीवी फैक्टर भी दे देते हैं, पर आपको वही काम में लेने हैं। आप ये मत बोलना अब मैं मेरे मन से कैलकुलेट करूंगा, मेरे तरीके से कैलकुलेट करके काम में लूंगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफिकली दे देता ना, तो वो एज इट इज काम में लेना है, क्योंकि आंसर की में वही जाने वाला है। इसके अलावा क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दे कि बीटा 4 डेसिमल में लो, तो 4 में लेना है। क्वेश्चन में बोल दे पर्टिकुलर चीज का वेट 6 डेसिमल में लेना है, तो 6 में लेना है। यानी क्वेश्चन में जो बोल दिया वो तो फाइनल है, उसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, तो वो तो सिंपल सा केस है। क्वेश्चन में जो भी बोल दे वो एज इट इज फॉलो कर लेना। लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ, तो जनरली हमें क्या फॉलो करना है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे फॉरेक्स चैप्टर के लिए। फॉरेक्स के टॉपिक्स में सबसे पहली चीज होती है एक्सचेंज रेट, जिसमें दिक्कत आती है राउंडिंग ऑफ की। एक्सचेंज रेट को कैसे राउंड ऑफ करना है उसके लिए एक तरीका है जो इंस्टीट्यूट फॉलो करता है। एक्सचेंज रेट आप देखिए, क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने कितने डेसिमल में दे रखी है। आपको मान लीजिए क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने 2 डेसिमल्स में एक्सचेंज रेट दे रखी है। अब आपको अपने आंसर में भी एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप भी आंसर में 2 डेसिमल्स में एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करके आओगे। या फिर क्वेश्चन में मान लीजिए 3 डेसिमल्स में एक्सचेंज रेट दे रखी है, तो फिर आप अपने आंसर में 3 डेसिमल्स में एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करके आओगे। क्वेश्चन में एक्सचेंज रेट 6 डेसिमल्स में दी हुई है और आपको अपने आंसर में एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करनी पड़ रही है कोई अलग से, तो वो फिर आप 6 डेसिमल्स में कैलकुलेट करोगे। यानी क्वेश्चन में एक्सचेंज रेट जितने डेसिमल्स के अंदर है, आंसर में अगर आपको जरूरत पड़ती है कोई एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करने की, वो उतने ही डेसिमल्स में आपको लेनी पड़ेगी। और अगर सर क्वेश्चन में कोई एक्सचेंज रेट दे ही नहीं रखी, बस हमें कैलकुलेट करनी है कोई एक्सचेंज रेट आंसर में, तो ऐसे केस में साइलेंट सिचुएशन में हम 4 डेसिमल्स लेंगे। कितनी डेसिमल्स ले लेंगे? 4 ले लेंगे, जब कुछ नहीं बोला हुआ तो। बाकी क्वेश्चन में देखो आप कितने डेसिमल दिए हुए हैं, इसको मैं आपको एग्जांपल से दिखा देता हूं जो अपन ने क्वेश्चन करे थे। देखिए क्वेश्चन बैंक में मैंने, जैसे ये वाला क्वेश्चन था आपका, इसमें सबसे पहले इन्होंने एक्सचेंज रेट यहाँ पे 4 डेसिमल में क्वेश्चन में दी हुई थी और अपने को भी एक फॉरवर्ड रेट निकालनी थी, तो वो अपन ने देखो 4 डेसिमल में निकाली। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन में एक्सचेंज रेट 2 डेसिमल्स में दी हुई है। देखो 2 डेसिमल्स की एक्सचेंज रेट दी हुई है, तो फिर अपन से फॉरवर्ड रेट पूछी थी, तो वो भी अपन फिर कितने डेसिमल में निकालेंगे? 2 डेसिमल्स में। अपन ने 2 में ही निकाली हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन में जितने डेसिमल्स में एक्सचेंज रेट दी हुई है, आपको आंसर में भी निकालने की जरूरत पड़ रही है, तो उतने ही डेसिमल में निकालना। आप मत ये रूल पे मत चले जाना। जनरली कुछ लोग समझ लेते हैं एक्सचेंज रेट यानी 4 डेसिमल, ये रूल नहीं होता। रूल क्या है, क्वेश्चन में देख लो कितने डेसिमल में आंसर में जरूरत पड़ रही है, तो उतने ही डेसिमल में निकालेंगे, आपको निकालनी है तो।
इसके अलावा क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दे, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें स्पेसिफिकली बोला कि जो एक्सचेंज रेट इनको राउंड ऑफ करना है 4 डेसिमल्स में, तो आपको 4 डेसिमल्स में ही करना पड़ेगा, और वो भी कैसे करना है, इन मल्टीपल्स ऑफ 0.0025, यानी 4 डेसिमल्स में लास्ट के 2 डेसिमल्स 25 के मल्टीपल्स में अपन राउंड ऑफ करेंगे। तो ये मैंने रिवीजन वीडियो में बताया हुआ है कैसे होता है ये, वो आप देख लेना। बाकी अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया तो फिर वही फॉलो होगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में तो 2 डेसिमल्स में दी हुई है, लेकिन अब हमें इस पे ध्यान नहीं देना। क्वेश्चन में 2 डेसिमल्स में दे रखी है रेट, लेकिन बोला क्या है कि 4 डेसिमल्स में आपको राउंड ऑफ करना है, वो भी 0.0025, तो यही सुपर इस पे सीड करेगा, यानी यही आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन में स्पेशली बोल दे तो वही फॉलो करना है, ये सब जगह रूल अप्लाई होगा, क्वेश्चन में स्पेशली बोलने वाला। क्लियर है? तो एक्सचेंज रेट कैसे राउंड ऑफ करनी है वो मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा तरीका है। इसके बाद देखिए फॉरेक्स में एक जगह जो और दिक्कत आती है वो आती है नंबर ऑफ लॉट्स लेने में। फॉरेक्स में आप हेजिंग करते हैं करेंसी फ्यूचर्स और करेंसी ऑप्शंस के थ्रू, तो करेंसी फ्यूचर्स के थ्रू जब आप हेजिंग करते हैं तो वहां पे नंबर ऑफ लॉट्स आपको निकालने पड़ते हैं। नंबर ऑफ लॉट्स अगर आपके डेसिमल्स में आ गए, सपोज नंबर ऑफ लॉट्स आ गए आपके 4.3, तो आप क्या करोगे, ओनली 4 लॉट्स ले लेना, या आ गए 4.5 तो ओनली 4 लॉट्स ले लेना। जो डेसिमल वाला पार्ट है वो इग्नोर करना होता है, जो डेसिमल वाला पार्ट है वो इग्नोर करना होता है। ये चीजें जो हैं जो मैंने आपको रिवीजन वीडियो में भी बताई हैं, बट यहाँ समराइज एक जगह आपको बता रहा हूँ सारी चीजें वापस। तो नंबर ऑफ लॉट्स करेंसी फ्यूचर्स के लिए जब भी लोगे, करेंसी फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, फॉरेक्स में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जब करेंगे करेंसी वाला, तो डेसिमल जो भी आए लॉट्स में उनको इग्नोर कर देना कंप्लीटली। लेकिन करेंसी ऑप्शन, फॉरेक्स में जब भी करेंसी ऑप्शंस में आप नंबर ऑफ लॉट्स निकालोगे, करेंसी ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस में, तो वहां डेसिमल्स के लिए इंस्टीट्यूट क्या करता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपके लॉट्स आते हैं 4.35, तो 4 जो आया होल नंबर उसके लिए तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है इंस्टीट्यूट, और जो 0.35 डेसिमल वाला पार्ट आया उतने पार्ट के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये फिक्स रूल है इंस्टीट्यूट का, ये आपको फॉलो करना है। फॉरेक्स चैप्टर से रिलेटेड चीजों के लिए मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आ जाइए सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर। इसमें नॉर्मली बस एक चीज पे ध्यान रखना है, बॉन्ड ड्यूरेशन। बॉन्ड ड्यूरेशन जो आप निकालते हैं, जिसे मकोलेश ड्यूरेशन भी आप बोलते हैं, उसमें आपको 3 डेसिमल्स में कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ये जब बोल रहा हूं मैं चीजें, जब क्वेश्चन एकदम साइलेंट हो, स्पेसिफिकली कुछ ना बोला हो, तो आपको क्या करना है, 3 डेसिमल्स में बॉन्ड की ड्यूरेशन निकाल के दे देनी है आंसर के अंदर, 3 डेसिमल्स में। क्लियर? इसके बाद आइए पोर्टफोलियो चैप्टर। पोर्टफोलियो चैप्टर में रिटर्न हम निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। ये जितनी भी कैलकुलेशन होंगी सारी की सारी कैलकुलेशन परसेंटेज वाला डेटा यूज में लेके होंगी। यानी पोर्टफोलियो चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज आप लेंगे, जितने भी फॉर्मूलाज आपके पोर्टफोलियो चैप्टर में होंगे, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो, वेरिएंस का फॉर्मूला हो, बीटा का फॉर्मूला हो, कोवेरिएंस का फॉर्मूला हो, कोई भी फॉर्मूला हो, जो डेटा आप उसमें काम में लोगे सारा परसेंटेज में काम में लोगे, डेसिमल्स में डेटा काम में मत ले लेना। पोर्टफोलियो चैप्टर में हम परसेंटेज में डेटा काम में लेते हैं, ये मैंने रिवीजन वीडियो में बताया था, ध्यान रखना। हर फॉर्मूला में आप परसेंटेज वाला डेटा एज इट इज डाल दोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको बीटा निकालना है, बीटा का फॉर्मूला क्या है, कोवेरिएंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो कोवेरिएंस आप वो परसेंटेज स्क्वायर के टर्म्स में एज इट इज आ जाएगा, और नीचे वेरिएंस ऑफ मार्केट भी परसेंटेज स्क्वायर के टर्म्स में एज इट इज आ जाएगा। उनको डेसिमल्स में कन्वर्ट मत करना, परसेंटेज वाला एज इट इज काम में लिया जाता है पोर्टफोलियो चैप्टर में डेटा, हर फॉर्मूला में जहां पे भी लगता है। 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे थे इस चैप्टर में जिसमें डेसिमल्स में काम में लिया गया था वेरिएंस को, क्योंकि उस क्वेश्चन में वेरिएंस दे भी डेसिमल में रखा था। जब वेरिएंस क्वेश्चन में डेसिमल्स में दे रखा था तो हमने डेसिमल में काम में लिया था। एक क्वेश्चन था, उसके जैसा ही एक और क्वेश्चन था, तो टोटल 2 क्वेश्चन थे, आपको मार्क करवाए थे मैंने। ठीक है, रिवीजन वीडियो में बताए थे, जिन्होंने क्लास नहीं देखी वो रिवीजन वीडियो में भी वो क्वेश्चन जाके आइडेंटिफाई कर लेना। क्लियर है? तो ये है पोर्टफोलियो चैप्टर से रिलेटेड जो चीज आपको ध्यान रखनी है कि फॉर्मूला में जो डेटा है वो परसेंटेज में काम में लोगे एज इट इज, डेसिमल्स में कन्वर्ट मत करना उन्हें। इसके बाद देखिए डेरिवेटिव्स चैप्टर में, अब क्या अभी मैंने जैसे फॉरेक्स में बताया फ्यूचर्स जो करते हैं करेंसी का, उसमें डेसिमल्स वाला पार्ट इग्नोर करते हैं करेंसी फ्यूचर्स में। लेकिन डेरिवेटिव चैप्टर में जब हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डेरिवेटिव्स में इंडेक्स के फ्यूचर्स होते हैं या स्टॉक के फ्यूचर्स होते हैं, उनमें जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ लॉट्स को अपर साइड में राउंड ऑफ करते हैं। किसमें राउंड ऑफ करते हैं इंस्टीट्यूट? अपर साइड में। अपर साइड का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपके नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए 4.37, तो यानी 4 तो है ही, 0.37 को अपर साइड में यानी 1 कॉन्ट्रैक्ट बना देगा, यानी 5 कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा। आपका आता है मान लीजिए 7.6, तो उसको 8 कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा। आपका आता है 8.4, तो उसे 9 कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है इंस्टीट्यूट। यानी डेरिवेटिव चैप्टर्स में फ्यूचर्स के लिए जब भी नंबर ऑफ लॉट्स निकलेंगे, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स वाले डेरिवेटिव चैप्टर की बात कर रहा हूं, इसमें नंबर ऑफ लॉट्स को अपर साइड में राउंड ऑफ कर लेना, अपर साइड में राउंड ऑफ करके बता देना। क्लियर? ये जो इंस्टीट्यूट फॉलो करता है वो ये है।
इसके बाद आइए म्यूचुअल फंड्स चैप्टर में। म्यूचुअल फंड्स चैप्टर में आपको म्यूचुअल फंड की नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी है। नंबर ऑफ यूनिट्स 2 डेसिमल्स में निकालते हैं। 2 डेसिमल्स वाली चीज मैंने इस वजह से मेंशन करी है क्योंकि हम जब शेयर्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कभी भी डेसिमल्स में नहीं होते हैं, ये आपको पता है, लेकिन म्यूचुअल फंड की यूनिट्स डेसिमल्स में बाय या सेल होती है मार्केट में, इस वजह से नंबर ऑफ यूनिट्स को हम 2 डेसिमल्स में लेते हैं म्यूचुअल फंड में। ठीक है, 2 डेसिमल्स में लेना। लेकिन आपको म्यूचुअल फंड की एनएवी निकालनी है। म्यूचुअल फंड की एनएवी निकालनी है तो आप ध्यान रखना, अगर आपको पता है क्वेश्चन में वो जो एनएवी आप निकालोगे वो आगे फर्दर कैलकुलेशन में काम में आने वाली है। आगे अगर फर्दर कैलकुलेशन में काम में आने वाली है तो 4 डेसिमल में ले लेना, और अगर वो एनएवी आगे फर्दर कैलकुलेशन में काम में नहीं आने वाली तो 2 डेसिमल में निकाल के शो करके छोड़ देना। देखो इसका मैंने इसके लिए मॉड्यूल का ही खोल दिया एक बार, इसका क्वेश्चन बैंक अभी यहाँ पे डाउनलोडेड नहीं था मेरे पास। तो इसमें देखो आप, एक क्वेश्चन था, इसमें यहाँ इन्होंने एनएवी निकाली 4 डेसिमल्स में 78.8366। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो अगले वाले पार्ट में ये काम में आने वाली थी और इन्होंने 4 डेसिमल्स में ही काम में ली नेक्स्ट पार्ट में इस एनएवी को। इसके बाद इस क्वेश्चन में एक और पार्ट था जिसमें एनएवी निकालनी थी और उसके आगे उसकी कोई कैलकुलेशंस नहीं होने वाली थी, वो एनएवी और आगे कहीं पे काम में नहीं आने वाली थी, तो इन्होंने ओनली 2 डेसिमल्स में निकाल के छोड़ दिया। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि एनएवी आप जो म्यूचुअल फंड में निकालोगे, अगर वो कहीं पे आगे आपको इन फ्यूचर क्वेश्चन के आगे फर्दर पार्ट्स को सॉल्व करने में काम में आने वाली है तो 4 डेसिमल्स में लेना, आगे फर्दर पार्ट्स में सॉल्व करने में काम में नहीं आए तो 2 डेसिमल्स में निकाल के छोड़ देना। ये आपको फॉलो करना है, और नंबर ऑफ यूनिट्स म्यूचुअल फंड में 2 डेसिमल्स में आप ले लोगे। नेक्स्ट आ जाइए मर्जर्स चैप्टर में। मर्जर्स चैप्टर में हमें एक्सचेंज रेशियो या स्वैप रेशियो, दोनों का मीनिंग सेम होता है, ये निकालना पड़ता है। तो जब भी एक्सचेंज रेशियो स्वैप रेशियो निकालोगे तो आपको 4 डेसिमल्स में निकालना है, कुछ नहीं बोला हुआ। तो सब चीज़ों के लिए हम जब की सिचुएशन बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो किसमें निकालेंगे आप? 4 डेसिमल्स में। एक्सचेंज रेशियो या स्वैप रेशियो निकालना है तो 4 डेसिमल्स में आप निकाल के बताओगे। क्लियर है? चलिए अब बाकी कुछ और अदर चीज़ें बता रहा हूँ जो कॉमन है सभी चैप्टर्स के लिए। ये ऊपर वाली जो चीज़ें हैं ना, ये स्पेसिफिक चैप्टर से रिलेटेड थी। अब जैसे मान लीजिए एक्सचेंज रेट है, फॉरेक्स चैप्टर के अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में भी इसका रोल आता है, तो वहाँ पे भी सेम ये वाला ही रूल अप्लाई होगा राउंड ऑफ का। ठीक है, बाकी और कई जगह नहीं आता। लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो पूरी एसएफएम में मोस्टली चैप्टर्स में इनका यूज़ आता है। तो जैसे सबसे पहली चीज़ है बीटा, जिसको सबसे ज़्यादा यूज आता है पोर्टफोलियो चैप्टर में। उसके बाद डेरिवेटिव्स चैप्टर में भी इसका रोल रहता है, वहाँ पे भी कैलकुलेट करना पड़ता है अपने को। तो बीटा जब भी निकालोगे 3 डेसिमल्स में निकालोगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ रिवीजन वीडियो में भी। तो बीटा हमेशा आप 3 डेसिमल्स में निकालोगे, कुछ नहीं बोला हुआ। तो इसके बाद सेकेंड पॉइंट है वेट्स आपको जो लेने रहे। पूरी एसएफएम की बात कर रहा हूँ, पूरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, वेट्स कहीं पर भी लेने हैं, किसी भी चीज़ के वेट लेने हैं तो हमेशा ध्यान रखना वेट लिए जाते हैं डेसिमल्स में। इंस्टीट्यूट वेट किस में लेता है? डेसिमल्स में, तभी सही कैलकुलेशन होती है। वेट्स हमेशा डेसिमल्स में लेना, परसेंटेज में मत लेना। ठीक है, पहली चीज वेट्स डेसिमल्स में लोगे। दूसरा वेट्स कितने डेसिमल्स तक लोगे? 4 डेसिमल। वेट जब भी लेना है 4 डेसिमल्स में लेना। यानी मान लीजिए 2 आइटम्स हैं, मान लीजिए मेरे पोर्टफोलियो में 2 सिक्योरिटीज हैं, मेरे पोर्टफोलियो में 2 सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी। अब इनके वेट्स हैं, मैंने वेट्स कैलकुलेट करे तो मैं 4 डेसिमल तक लूंगा। फॉर एग्जांपल इसका वेट आया 0.6275, तो रिमेनिंग वेट बी का कितना हो जाएगा? 1 - 0.6275 यानी 0.3725। ठीक है, तो वेट का टोटल हमेशा 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। वेट हमेशा आप डेसिमल में लोगे, और डेसिमल में भी कितना? 4 डेसिमल्स पर, 4 डेसिमल्स पर। ठीक है, समझ में आता है इतना। इसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी, आपको एसएफएम में कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत पड़ रही है, प्रोबेबिलिटी निकालने की आपको कहीं पे भी जरूरत पड़ रही है तो प्रोबेबिलिटी आप हमेशा 4 डेसिमल्स में निकालोगे। प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत कहाँ पड़ती है? आपको याद हो तो रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में हम जेड स्कोर निकालते थे, और जेड स्कोर से स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जाके हम टेबल में प्रोबेबिलिटी देखते थे, तो वो 4 डेसिमल्स में होती थी। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, सिंपल सा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 4 डेसिमल्स में निकलती है। ऐसे ही डेरिवेटिव्स चैप्टर में बायनोमियल मॉडल है एक, उसके अंदर भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज की, तो वो भी आप अप टू 4 डेसिमल्स निकालोगे। यानी पूरी एसएफएम में कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है 4 डेसिमल्स में निकालना। इसके बाद जेड स्कोर जो हम निकालते हैं, जेड स्कोर आप कहाँ निकालते हैं? एक तो रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में हमने जेड स्कोर निकालना सीखा था। इसके अलावा डेरिवेटिव्स चैप्टर में ब्लैक स्कोर्स मॉडल, ब्लैक स्कोर्स मॉडल में भी जेड स्कोर निकलता है। कहाँ निकलता था? जो D1 और D2 होता है, जो D1 और D2 होता है वो जेड स्कोर ही तो होता है। जो D1 और D2 हम निकालते हैं ब्लैक स्कोर्स मॉडल में वो जेड स्कोर ही होता है, बस उसका नाम D1 D2 अपन वहाँ पे दे देते हैं, बाकी होता वो जेड स्कोर ही है। तो जेड स्कोर जहाँ पे भी निकलेगा पूरी एसएफएम में वो भी 4 डेसिमल्स तक निकालना है। जेड स्कोर भी हम 4 डेसिमल्स में निकालेंगे जहां पे भी कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद आपको पीवी फैक्टर कहीं पे भी लेना है पूरे एसएफएम के अंदर, पूरे सब्जेक्ट में पीवी फैक्टर 3 डेसिमल्स में लेना, कुछ नहीं बोला तो हमेशा 3 डेसिमल्स में लेके कैलकुलेट करेंगे। देन इसके बाद देखिए नेक्स्ट
आपको अमाउंट क्वेश्चन में फुल रुपीज इन क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। आपको अमाउंट कैसा दे रखा है, फुल फिगर्स में दे रखा है। फुल फिगर्स का मतलब कैसा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस का अमाउंट है। 10 लाख को पता है मैं कैसे लिख सकता हूं, एक तो 10 लाख इस तरीके से लिख दूं नॉर्मली, ये आप जानते हैं, और एक मैं लिख सकता हूं रुपीज 10 लाख, आगे लैक्स वर्डिंग लगा दूं। तो मैं इस वाले केस की बात कर रहा हूं, जब आपको क्वेश्चन में अमाउंट इस तरीके से फुल नॉर्मल तरीके से दे रखे हो, फुल नॉर्मल तरीके से दे रखे हो, आगे एब्रीवेशंस यूज में नहीं लिए हो, जैसे यहाँ पे लैक्स के लिए लैक्स वर्ड लिख दिया डायरेक्टली, आगे 00 नहीं लगाया, डायरेक्टली लैक्स वर्ड लिख दिया, ऐसा नहीं दे रखा। आपको क्वेश्चन में अमाउंट कैसा दे रखा है, फुल दे रखा है, फुल यानी इस तरीके से अमाउंट प्रेजेंटेड है। तो आपको अपने सॉल्यूशन में भी जो आंसर में आप प्रेजेंट करोगे फुल फिगर्स में ही आपको आंसर लिखना है। आप जब कैलकुलेशंस करोगे उसमें फुल फिगर्स ही लेना। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन में तो इस तरीके से दे रखा है 10 लाख, जब सॉल्यूशन करने आएंगे तो ऐसे 10 लाख लिख देंगे, तो इस केस में एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा, तो फिर आपकी गलती होगी, ठीक है। ऐसे आपको हर जगह अपनी ऐसा कंफर्ट लेवल नहीं देखना है, कुछ चीज़ आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगी इंस्टीट्यूट की। जब क्वेश्चन में फुल फिगर्स में अमाउंट है तो आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो उस केस में भी आपको फुल फिगर में ही अमाउंट लिख के ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को, पहली चीज़ तो ये। इसके अलावा भी इस केस में आपका अमाउंट जो सॉल्यूशन में आएगा अगर वो डेसिमल्स में आता है और अमाउंट एक लार्ज नंबर में है, अमाउंट डेसिमल्स में आता है और एक लार्ज नंबर में है, तो आप उसे होल नंबर में राउंड ऑफ करना, होल नंबर में राउंड ऑफ करना। सर एग्जांपल देखो मैंने यहाँ लिखा है, अगर आपका अमाउंट आ रहा है 48,70,504 रुपीज 0.7234, आपका अमाउंट क्या रहा है 48,70,504.7234 रुपीज, यानी ये बहुत बड़ा अमाउंट है। दिख रहा है ना आपको, बड़ा अमाउंट दिख रहा है। लैक्स में इस तरीके से अमाउंट आ जाए तो वो बड़े अमाउंट होते हैं, तो ये बड़ा अमाउंट आपको दिख रहा है और डेसिमल्स में भी है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, राउंड ऑफ करने के लिए होल नंबर में कन्वर्ट करना, डेसिमल्स को खत्म कर देना, यानी 48,70,504.72 ये है, तो 0.72 यानी 1 रुपये मान लूँ मैं इसको, यानी 48,70,505 इस तरीके से लिख दूंगा। तो क्या ध्यान रखना है, अगर अमाउंट क्वेश्चन में फुल रुपीज में गिवन है, यानी कोई लैक्स वगैरह ऐसे वर्ड नहीं लिखे हुए, तो आपको सॉल्यूशन में भी फुल रुपीज वगैरह में लिखना है। उसके अलावा अगर अमाउंट बड़ा है, डेसिमल्स में आ रहा है, तो फुल होल नंबर में, होल नंबर यानी फिक्स नंबर जिसमें कोई डेसिमल नहीं होती, उसमें राउंड ऑफ कर देना नॉर्मली, डेसिमल्स में मत लिखना। लेकिन अगर अमाउंट छोटा है, स्मॉल अमाउंट है, तो आप डेसिमल्स में 2 डेसिमल्स तक राउंड ऑफ करना। अगर स्मॉल अमाउंट है तो 2 डेसिमल्स तक राउंड ऑफ करना। फॉर एग्जांपल ईपीएस की मैं बात करता हूं, आपने ईपीएस निकाला और ईपीएस आया 4.8714, तो आप इसको 2 डेसिमल्स में राउंड ऑफ करके लिख देना 4.87। यहां पे होल नंबर में कन्वर्ट मत कर देना कि 4.87 को मैं 5 ईपीएस लिख दूं, ठीक है। एक छोटा अमाउंट है, इसमें आप इतना बड़ा राउंड ऑफ नहीं कर सकते, पर ये कितना बड़ा अमाउंट था, यहाँ 1 रुपए का राउंड ऑफ करना कोई मैटर नहीं करता, इसलिए बड़े अमाउंट में पूरा राउंड ऑफ कर देता है इंस्टीट्यूट जनरली, और छोटे अमाउंट में 2 डेसिमल्स तक राउंड ऑफ करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको अमाउंट इन लैक्स या करोड़ क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है रुपीज 10.71 लाख, रुपीज 15.23 करोड़, इस तरीके से अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है। यानी क्वेश्चन में जो अमाउंट गिवन है उसमें लैक्स या करोड़ इस तरीके के वर्ड लिखे हुए हैं, लैक्स, करोड़, मिलियंस, कुछ भी हो सकता है, इस तरीके के वर्ड लिखे हुए हैं। तो आप सॉल्यूशन में फिर उनको लैक्स और करोड़ में प्रेजेंट करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर उनको आप लैक्स करोड़ में इसी तरीके से प्रेजेंट करके सॉल्व करके लिख सकते हो, पूरा खोल के लिखने की जरूरत नहीं है, फुल अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन में इस तरीके से सारा डेटा लिखा हुआ है तो। और जब इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे लैक्स और करोड़ के अंदर ही, सॉल्यूशन के अंदर, तो फिर 2 डेसिमल्स में लिखना, ठीक है, 2 डेसिमल्स में लिखना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो क्वेश्चन में तो इस तरीके से था, क्वेश्चन में सपोज लिखा हुआ था ओनली 10 लाख, ठीक है, 10 लाख का अमाउंट था, और भी बहुत सारे अमाउंट थे इस तरीके से। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो मैं भी अब इसको लाख में सॉल्व कर सकता हूँ इस तरीके से लिख के, क्योंकि क्वेश्चन में भी लाख में लिखा हुआ था। अब जब मैं मेरा सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है मान लो 11.2345 लाख इस तरीके से, तो मैं इसको 2 डेसिमल्स तक राउंड ऑफ करके लिख दूंगा, ठीक है, 2 डेसिमल्स तक राउंड ऑफ करके लिख दूंगा। यानी क्वेश्चन में लैक्स या करोड़ इस तरीके के अमाउंट्स है, तो आप सॉल्यूशन में भी फिर लैक्स करोड़ में अमाउंट्स इस तरीके से प्रेजेंट कर दोगे और 2 डेसिमल्स तक राउंड ऑफ कर दोगे। 2 डेसिमल्स तक आपको राउंड ऑफ करना है, ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। जब इस तरीके से अमाउंट हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, इनको खोल के लिखोगे तो भी चलेगा, बट जब इस तरीके से हो तो इस तरीके से ही लिख देना और 2 डेसिमल्स में राउंड ऑफ करके आ जाना। अब आ जाइए
इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आईसीआई की असम्पशन बहुत होती है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जो स्टूडेंट्स को भी बहुत दिक्कत आती है इसमें कि सर नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे इंटरेस्ट करना है, नंबर ऑफ मंथ्स के बेसिस पे करना है। क्योंकि आप नंबर ऑफ डेज पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो अलग आंसर आएगा और नंबर ऑफ मंथ से अलग आएगा आंसर, ये आपको भी पता है, क्योंकि डेज के बेसिस पे फर्क पड़ जाता है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में। तो नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है या नंबर ऑफ मंथ्स के बेसिस पे, उसके लिए कुछ असम्पशंस मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है जो इंस्टीट्यूट फॉलो करता है। अगर आपका जो फॉर्मूला है, किसी भी चीज का जो फॉर्मूला है जहां पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, उस फॉर्मूला के अंदर ही रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको नंबर ऑफ डेज में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। उस फॉर्मूला में ही लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ डेज में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, फिर आपको नंबर ऑफ डेज में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि कैप और फ्लोर ऑप्शन का जो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में क्वेश्चन होता है, अगर कैप और फ्लोर का जो आप पे ऑफ का उसमें अमाउंट निकालेंगे तो पे ऑफ का जो फॉर्मूला है उसमें मॉड्यूल में जाके देखेंगे तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ डेज आपको काम में लेने हैं। तो ऐसे फॉर्मूला में जब पहले ही नंबर ऑफ डेज लिखा हुआ है तो आपको फिर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी नंबर ऑफ डेज में करनी है। अब ऐसे क्वेश्चन जिनमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमें पता चल गया नंबर ऑफ डेज में करनी है, लेकिन क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज बता नहीं रखे कितने लेने हैं एक साल में, क्योंकि कई बार आईसीआई 360 डेज ले लेता है, कई बार 365 ले लेता है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ तो आपको एक साल में 365 डेज अज्यूम करने हैं। पहली चीज क्या है, क्वेश्चन में ऐसा फॉर्मूला यूज में आने वाला है जिस फॉर्मूला में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ डेज काम में लेने हैं। तो सिंपल सी बात है, फिर आपको इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज में ही निकालना पड़ेगा। मंथ्स में निकालोगे आपकी गलती है, मार्क्स कटेंगे फिर, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ डेज कितने मानने अज्यूम करने एक साल में, 360 की 365, तो अजम्पशन रहेगी 365। क्लियर। दूसरा सिनेरियो देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अज्यूम डैश नंबर ऑफ डेज। क्वेश्चन में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए मेरे पास एक ये क्वेश्चन अभी खुला हुआ है, हाँ सपोज यही क्वेश्चन देख लो फॉरेक्स का। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है अज्यूम 365 डेज इन अ ईयर। क्या लिखा हुआ है, अज्यूम 365 डेज इन अ ईयर, या फिर क्वेश्चन में आ जाए अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, कुछ भी ऐसा लिखा जाए। यानी क्वेश्चन में डेज, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर अज्यूम करने के लिए लिख दे कि आप अज्यूम करिए एक साल में कितने दिन होते हैं। तो ये बोलना क्यों चाह रहा है, क्यों अज्यूम करवा रहा है, क्योंकि ये चाहता है कि आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे करें। यानी क्वेश्चन में आपको बोले अज्यूम नंबर ऑफ डेज, कुछ भी 360 डेज या 365 डेज इन ईयर कुछ भी बोले, तो समझ जाना आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे करनी है। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर आप नंबर ऑफ मंथ्स के बेसिस पे करके आ गए तो फिर आपकी जिम्मेदारी है, मार्क्स कटेंगे, ठीक है, फिर मार्क्स कटेंगे, आपको तरीका देखना पड़ेगा। इसके अलावा देखो तीसरा सिनेरियो, अगर आपको क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है वो मंथ्स के अंदर दिया हुआ है, मंथ्स के अंदर डेटा दिया हुआ है, यानी आपको बता रखा है क्वेश्चन में 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ वो मंथ कौन सा है, अप्रैल का महीना है, मई का महीना है, जून का महीना है, जुलाई का महीना है, ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ। ना ही उस मंथ की कोई डेट बता रखी कि ट्रांजैक्शन कौन सी डेट का हुआ था, और ना ही मंथ का नेम दे रखा, बस रैंडमली लिखा हुआ है 5 मंथ्स, 4 मंथ्स का इंटरेस्ट। भाई अब हमें कौन सा पता कि 4 मंथ्स कौन से हैं, जनवरी टू अप्रैल हैं या अप्रैल से अप्रैल मई जून जुलाई तक हैं, कौन से 4 मंथ्स की बात हो रही है, कौन से 5 मंथ्स की बात हो रही है। यानी क्वेश्चन में सिर्फ नंबर ऑफ मंथ्स लिखा हुआ है जिनका आपको इंटरेस्ट निकालना है, उन मंथ्स का नाम या उन मंथ्स की डेट ही आपको नहीं दे रखी। तो आपको फिर क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट है वो नंबर ऑफ मंथ्स के बेसिस पे कैलकुलेट कर लेना है। क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना वो कौन से महीने का बात कर रहा है। मान लो क्वेश्चन में बोला गया कि 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालो, अब आपको पता ही नहीं वो 1 मंथ कौन सा है, जनवरी है कि फरवरी है कि मार्च है कि अप्रैल है। तो जनवरी होगा तो 31 डेज होंगे, फरवरी होगा तो 28 डेज होंगे, मार्च होगा तो 31, अप्रैल होगा तो 30 डेज। तो ऐसे केस में आप हवा में असम्पशन नहीं लोगे। सबसे बढ़िया असम्पशन क्या है ऐसे केस में, मंथ्स के बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। इसका भी एग्जांपल होगा मेरे पास, देखो यहाँ पे शायद, इसका भी एग्जांपल होगा, मैं देखता हूं। देखो ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आफ्टर 2 मंथ्स ऐसे लिख दिया, आफ्टर 2 मंथ्स बताओ क्या होगा आफ्टर 2 मंथ। अब ये मंथ्स कौन से हैं भाई ये तो बताओ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कुछ नहीं। तो इस क्वेश्चन में जहां पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना, डायरेक्टली 2/12 होगा, 2 मंथ्स का इंटरेस्ट। नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे हो ही नहीं सकता, आपको पता ही नहीं महीना कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट जब कैलकुलेट किया तो मंथ्स के बेसिस पे किया। क्लियर। तो इस तरीके से आपको देखना है। 3 असम्पशन बता दिए इंटरेस्ट के केस में कैसे कैसे करना है। लास्ट ऑल अदर केसेस,
क्वेश्चन में ना फॉर्मूला ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ डेज के बेस पे कैलकुलेशन होनी है, ना ही क्वेश्चन में अज्यूम नंबर ऑफ डेज जैसी वर्डिंग लिखी हुई है, और ना ही क्वेश्चन में डेटा मंथ्स वाला है जिसमें नंबर डेट नहीं पता, मंथ का नाम नहीं पता। बाकी जो नॉर्मल केस, यानी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मंथ का नाम पता है, सपोज कि जनवरी में ट्रांजैक्शन हुआ और उससे 3 मंथ्स लेने, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, लेकिन क्वेश्चन में कुछ अज्यूम नंबर ऑफ डेज भी नहीं लिखा हुआ, और ना ही क्वेश्चन में आपको जो फॉर्मूला काम में आने वाला इंटरेस्ट उसमें नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन होती है। तो इस केस में आपको मंथ्स के बेसिस पे कैलकुलेशन करना है। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है? मंथ्स के बेसिस पे, इंटरेस्ट मंथ के बेसिस पे निकालना है। यानी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का वापस से बता रहा हूँ, राउंडिंग ऑफ का, अगर क्वेश्चन में फॉर्मूला ऐसा काम में आने वाला है जिस फॉर्मूला में लिखा हुआ है नंबर ऑफ डेज, तो फिर नंबर ऑफ डेज पे निकलेगा इंटरेस्ट। इस केस में अज्यूम करने हैं एक साल में कितने डेज होने चाहिए, तो 365 अज्यूम करना। लीप ईयर है तो 366, ये ध्यान रखना, लीप ईयर वाली चीज, उसमें फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन में अज्यूम नंबर ऑफ डेज वाली लाइन लिखी हुई है तो डेज के बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में मंथ्स दे रखे हैं लेकिन मंथ का नाम नहीं पता, डेट नहीं पता, तो फिर मंथ्स के बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और बाकी सब ऑल अदर केसेस में भी मंथ्स के बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ये ध्यान रख लेना, इंटरेस्ट हमेशा आपका हमेशा ICAI के अकॉर्डिंग सही आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अब ये वाला जो पहला सिनेरियो बताया ना, इसमें एक और चीज मैं बताता हूं। मान लीजिए कैप और फ्लोर वाला ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, उसमें फॉर्मूला में लिखा हुआ है नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में आपको डेट दे रखी है तो आप नंबर ऑफ डेज आराम से ले सकते हो, पर मान लो इस क्वेश्चन में भी आपको 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ ऐसा लिख के दे दे, तो अब आपको पता ही नहीं कौन सा महीना है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन में भी फिर ओवरराइड कौन सा कर जाएगा? मंथ्स वाला कंसेप्ट, कि आपको मंथ्स के बेसिस पे इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं महीना कौन सा है जो आप नंबर ऑफ डेज ले पाओगे। क्लियर? तो आपको ये पूरा चार्ट माइंड में बैठना चाहिए, याद कर लेना राउंडिंग ऑफ कैसे करनी है। इसके अलावा ऑल अदर कैलकुलेशन जितनी भी करनी है पूरी SFM में, जो भी कैलकुलेशंस होंगी जो मैंने बताई अभी तक स्पेसिफिकली, सब 2 डेसिमल्स में करना। यानी मान लीजिए कोई नॉर्मल आपको परसेंटेज निकालना है, वेरिएंस का परसेंटेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर आपको WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कुछ भी निकालना है, कुछ भी और चीजें निकालनी है, सब 2 डेसिमल्स में। ठीक है, जो भी चीजें मैंने बताई, इसके अलावा कुछ भी और भी जो भी आपकी कैलकुलेशन होने वाली है पूरे सब्जेक्ट में, वो आपको 2 डेसिमल्स में करनी है। ये है पूरा जनरल क्राइटेरिया आपके SFM सब्जेक्ट का राउंडिंग ऑफ का। ठीक है, अब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया, अब देखो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दे वही फॉलो करना। जैसे मैंने बोला PV फैक्टर 3 डेसिमल, क्वेश्चन में बोला 5 डेसिमल, तो फिर 5 ही फॉलो करना। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में अमाउंट बोला फुल में है तो आप फुल में ही सॉल्व करके आना, लेकिन क्वेश्चन में ही लिख दे कि अमाउंट को आप राउंड ऑफ करना इन लैक्स, इन 2 डेसिमल्स, तो फिर वही करके आना। समझ में आया? या फिर क्वेश्चन में बोला अमाउंट को राउंड ऑफ करना इन करोड्स, इन 3 डेसिमल्स, तो फिर वही करके आना। क्वेश्चन में जो बोल दिया वो फिर फाइनल होगा, उसमें ये असम्पशन मत लगा लेना। क्वेश्चन में कुछ भी बोल सकता है कि इस चीज को इतना राउंड ऑफ करना है, इस चीज को ऐसे प्रेजेंट करना, फिर आपको वैसे ही प्रेजेंट करना है, वैसे ही राउंड ऑफ करना है, उसमें फिर अपना दिमाग नहीं चलाना है। क्लियर है? तो राउंडिंग ऑफ का क्राइटेरिया SFM में बता दिया, एक बार वापस से देख लो। क्वेश्चन में जो स्पेसिफिकली बोल दे वो फॉलो कर लेना। फॉरेक्स चैप्टर में अब सबसे पहले आपको अदरवाइज क्या करना है, एक्सचेंज रेट जो है देखना, क्वेश्चन में रेट कितने डेसिमल्स की है, आंसर में भी उतने ही डेसिमल की कैलकुलेट होगी, अदरवाइज 4 डेसिमल। नंबर ऑफ लॉट्स करेंसी फ्यूचर में लेने हैं तो डेसिमल्स को इग्नोर करना। नंबर ऑफ लॉट्स करेंसी ऑप्शंस में लेने हैं तो डेसिमल्स के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। सिक्योरिटी वैल्यूएशन में बॉन्ड ड्यूरेशन जो निकालोगे 3 डेसिमल्स में निकलेगी। पोर्टफोलियो में रिटर्न, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सबका डेटा परसेंटेज में काम में लिया जाएगा फॉर्मूलाज में। डेरिवेटिव्स में नंबर ऑफ लॉट्स जो फ्यूचर्स के निकलेंगे उसमें डेसिमल्स को अपर साइड में राउंड ऑफ करना। म्यूचुअल फंड में नंबर ऑफ यूनिट्स जो रहेंगी म्यूचुअल फंड की वो 2 डेसिमल्स में, और NAV जो है अगर वो फर्दर कैलकुलेशन में काम में आ रही है तो 4 डेसिमल, आगे फ्यूचर में आगे क्वेश्चन में दूसरी कैलकुलेशन में काम में नहीं आएगी तो 2 डेसिमल्स। इसके बाद मर्जर्स में एक्सचेंज रेशियो या स्वैप रेशियो 4 डेसिमल्स। कॉमन बाकी अदर चीजें सभी चैप्टर्स के लिए बीटा 3 डेसिमल्स के अंदर। वेट्स जो भी लोगे वो 4 डेसिमल्स में। प्रोबेबिलिटी कहीं पे भी निकालनी है 4 डेसिमल्स। जेड स्कोर कहीं पे भी निकालना है 4 डेसिमल्स। PV फैक्टर 3 डेसिमल्स। अमाउंट अगर फुल में दे रखा है क्वेश्चन में तो भी सॉल्व आप फुल में ही करोगे। अगर बड़ा अमाउंट है तो एक होल नंबर में राउंड ऑफ करना नॉर्मली, और अगर छोटा अमाउंट है तो 2 डेसिमल्स में। अगर अमाउंट लैक्स करोड़ इस तरीके से दे रखे हैं क्वेश्चन में तो आप लैक्स करोड़ में ही लिखोगे सॉल्यूशन में और 2 डेसिमल्स में राउंड ऑफ करोगे। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में अगर फॉर्मूला ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ डेज पे ही कैलकुलेशन होनी है तो आप फिर नंबर ऑफ डेज पे इंटरेस्ट निकालोगे। एक साल में 365 डेज अज्यूम कर लोगे अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा तो। अगर क्वेश्चन में अज्यूम नंबर ऑफ डेज जैसी वर्डिंग लिखी हुई है तो आपको इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज पे निकालना है। क्वेश्चन में अगर आपको डेटा मंथ का दिया हुआ है लेकिन मंथ का नाम नहीं पता, डेट नहीं पता, तो आपको इंटरेस्ट फिर मंथ के बेसिस पे निकालना है। बाकी सब केसेस में भी मंथ के बेसिस पे इंटरेस्ट निकलेगा ऑल अदर केसेस में।
बाकी जितनी भी पूरी कैलकुलेशन होंगी पूरे चैप्टर में, पूरे सब्जेक्ट के अंदर, वो 2 डेसिमल्स में आपको करनी है। ये था एसएफएम का राउंडिंग ऑफ का तरीका। अब आ जाइए एफआर। एफआर में ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना राउंडिंग ऑफ में। सबसे पहले बात कर लो एफआर में अगर कुछ स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोल दे वो फॉलो करो। एफआर में राउंडिंग ऑफ कहाँ होता है, अमाउंट्स में होगा या फिर पीवी फैक्टर। तो पीवी फैक्टर स्पेशली क्वेश्चन में बोल दे 5 डेसिमल तो वो फॉलो करना, क्वेश्चन में पीवी फैक्टर दे दे तो वो काम में ले लेना। कुछ नहीं बोले तो पीवी फैक्टर वही 3 डेसिमल्स में चलेगा। एफआर में भी कुछ नहीं बोले तो 3 डेसिमल्स में। इसके बाद अमाउंट अगर फुल में दिया हुआ है क्वेश्चन में, फुल रुपीज में, तो आपको सॉल्व भी फुल रुपीज में करना है। अमाउंट बड़ा है तो नॉर्मली होल नंबर में राउंड ऑफ करना है, अमाउंट छोटा है तो 2 डेसिमल्स में। इसके बाद अगर अमाउंट लाख करोड़ रुपीज एक्सेट्रा में दिया हुआ है तो क्वेश्चन में सॉल्यूशन में आप लाख करोड़ एक्सेट्रा में सॉल्व कर सकते हो 2 डेसिमल में राउंड ऑफ करके। बाकी जितनी भी कैलकुलेशन है पूरे एफआर के अंदर वो 2 डेसिमल्स में। तो एफआर में राउंडिंग ऑफ का इतना ज्यादा कोई तकलीफ नहीं थी। बस एक चीज जो ध्यान रखनी है मेजर वो है पीवी फैक्टर। कुछ नहीं बोला तो 3 डेसिमल एफआर में भी एसएफएम में भी। तो ये हो गया आपका राउंडिंग ऑफ का। एफआर एसएफएम में आप किस तरीके से राउंड ऑफ करोगे ये मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए मैंने आपको राउंडिंग ऑफ का क्राइटेरिया बता दिया है, एफआर एसएफएम दोनों का। एक अजम्पशन भी बता दी एसएफएम में आपके नंबर ऑफ फ्लोट से रिलेटेड, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन से रिलेटेड। अब एफआर में भी एक अजम्पशन होती है जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, वो अजम्पशन बताने जा रहा हूँ। लीज पेमेंट के केस में, लीजेस वाले इंडेस में, इंडेस 116 में लीज पेमेंट्स एट द बिगिनिंग है या एट द एंड है, उससे रिलेटेड अजम्पशन है, ध्यान से सुन लेना। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो लीज पेमेंट अपन एट एंड मानेंगे हमेशा। कुछ नहीं बोला तो एट एंड मानेंगे। क्वेश्चन में बोला हुआ है एट बिगिनिंग तो बिगिनिंग, क्वेश्चन में बोला एट एंड तो एट एंड, कुछ नहीं बोला तो एट दी एंड, एट दी ईयर एंड। लीज पेमेंट को क्या मानोगे, क्या कोई भी पेमेंट हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का केस हो, कोई भी पेमेंट हो, हमेशा हम एट ईच ईयर एंड अजम्पशन लेते हैं कि हर साल के एंड में पे हो रहा होगा पेमेंट, या मिल रहा होगा तो हर साल के एंड में मिल रहा होगा, ये अजम्पशन ली जाती है। बिगिनिंग में कब माना जाता है, जब क्वेश्चन में गिवन हो या फिर क्वेश्चन में हिंट दे रखी हो। अब वो हिंट बहुत सारे स्टूडेंट पहचान नहीं पाते, उस चक्कर में घूमते रहते हैं कि भाई क्या अजम्पशन ले ली सर, आपने तो कुछ बताया था। तो वो हिंट मैंने आपको क्लास में भी पूरी मार्क कराई थी, जिन्होंने क्लास नहीं देखी उनके लिए बता रहा हूँ। जैसे कि लीजेस का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में देखिए कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ लीज पेमेंट एट एंड है या एट बिगिनिंग है, तो हमें एट एंड लेना चाहिए। पर हमें बिगिनिंग के लिए देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कोई हिंट दे रखी है क्या। बिगिनिंग या तो क्वेश्चन में बोलेगा और नहीं बोलेगा तो हिंट दे देगा बिगिनिंग की। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में बोला गया कि ये एंटिटी जो है वो इंसेंटिव भी पे करेगी, और इंसेंटिव को पे कर रहा है पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2। भाई जब इंसेंटिव एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर में पे हो रहा है तो फिर लीज के पेमेंट भी हर साल बिगिनिंग में ही पे हो रहे होंगे। ये हिंट है, ये हिंट है, यानी यहाँ पे लीज पेमेंट बिगिनिंग में हो रहे हैं। समझ में आया? इस वजह से मैंने एक क्वेश्चन मार्क करा रहा हूँ क्योंकि बहुत डाउट आता है जिन्होंने क्लास नहीं ली उनका, जिनको ले रखी उनको तो मार्क करवाया हुआ है सब कुछ। इसके अलावा देखो एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 क्वेश्चन बैंक में। इसमें देखो वही कुछ नहीं लिखा हुआ है, एट एंड है या एट बिगिनिंग, तो एट एंड मान लें, लेकिन बिगिनिंग के लिए हमें देखना पड़ेगा या तो बोला हुआ हो बिगिनिंग या फिर हिंट दे रखी हो। तो इसमें बोला हुआ तो नहीं है पर हिंट है। हिंट कैसे, देखो फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल द पेमेंट ड्यू ऑन 1 जनवरी 2002 विल बी बेस्ड ऑन सीपीआई, जो भी है लास्ट वाली। पेमेंट ड्यू ऑन क्या बोला हुआ है, 1 जनवरी। वही 1 जनवरी कब आती है, बिगिनिंग में आती है कि एंड में आती है? बिगिनिंग में। सर यहाँ पेमेंट क्या है, बिगिनिंग में है। साफ साफ हिंट दे रखा है कि जो पेमेंट 1 जनवरी को ड्यू होगा उसके लिए पिछले साल का सीपीआई ले लेंगे, लास्ट वाला जो लास्ट ईयर एंड का सीपीआई है। तो पेमेंट कब ड्यू बता रहा है, 1 जनवरी को, यानी बिगिनिंग के पेमेंट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था और बहुत बच्चे अपने मन से एंड वाली असम्पशन लेके करके आए, 0 मार्क्स मिल रहे थे, दिमाग लगाना होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो पेमेंट ड्यू कब है। ठीक है, पेमेंट ड्यू लिखा हुआ है, ये हिंट ही तो दे रहा है आपको, इनडायरेक्टली हिंट दे रहा है कि पेमेंट ड्यू 1 जनवरी को होता है। 1 जनवरी को ड्यू होने का मतलब बिगिनिंग में ड्यू होता है, यानी पेमेंट बिगिनिंग में होता है। क्लियर? तो ये एक असम्पशन मैंने आपको क्लियर कर दिया, जो लीजेज में दिक्कत होती है बच्चों को, वो आप सब लोगों को मैंने बता दिया। तो ये कुछ आपको डेसिमल्स को राउंड ऑफ करना, असम्पशंस मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ प्रिपरेशंस कैसे करनी है अब आपको एग्जाम से रिलेटेड, उसकी भी थोड़ी सी गाइडेंस दे देता हूँ। आपके एग्जाम चालू होने वाले हैं अब नवंबर 22 के। एग्जाम्स में 4-5 दिन है। अब आपने एफआर जो पहला सब्जेक्ट है वो आपने स्टार्ट कर दिया होगा, तो टारगेट करना कि एफआर को 2 बार रिवाइज कर सको, क्योंकि पहला पेपर अच्छा होगा तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा आपका अच्छे से, क्योंकि पहला पेपर ही अच्छा निकल जाता है, बाकी पेपर में दिक्कत नहीं आती। लेकिन पहला पेपर ही बिगड़ जाता है तो बाकी पेपर में हमारा कॉन्फिडेंस डाउन चला जाता है। तो एफआर को 2 बार रिवाइज करने का टारगेट करना है, एटलीस्ट ए और बी कैटेगरी चैप्टर्स तो 2 बार रिवाइज करने की कोशिश करनी ही करनी है आपको।
इसके अलावा आप देखिए पेपर टफ अगर एग्जाम में आता है, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत होती है, पेपर अगर टफ आता है तो उससे बिल्कुल भी नहीं डरना है। पेपर टफ आया तो वो पूरे इंडिया के लिए टफ होगा, ये मान लेना, ठीक है। पूरा इंडिया सेम लेवल की प्रिपरेशन कर रहा है, आप ये समझ लेना आपसे ज़्यादा दिमाग किसी में नहीं है, सब उतना ही दिमाग चलाने वाले बच्चे हैं। जब मैं एग्जाम देता था तो मैं भी वही लेवल में था, ठीक है। सब सेम लेवल में बच्चे होते हैं, किसी में कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं करता, एक आधा एक्सेप्शन केस को छोड़ो, तो सब सेम लेवल पे हैं। पेपर टफ आया पूरे इंडिया के लिए टफ होगा, तो उस पेपर में आप देखना कितना भी टफ पेपर आ जाए, कितना भी आउट ऑफ बॉक्स पेपर आ जाए, आपको कम से कम 30 to 40 मार्क्स का, मिनिमम 30 मार्क्स का 40 मार्क्स तक लेकर, 30 से 40 मार्क्स तक का लेकर का पेपर कॉपी पेस्ट ही मिलेगा आपको। डेट पूरा का पूरे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मिलेंगे 30 से 40 नंबर के आउट ऑफ बॉक्स पेपर में भी, जो कि मॉड्यूल से एज इट इज छपे हुए रहेंगे। तो जो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होंगे सबसे पहले उनको सॉल्व कर लेना। टफ पेपर दिखे तो सबसे पहले उन क्वेश्चन को छाट लेना, जो कॉपी पेस्ट दिख रहे हो सबसे पहले उनको सॉल्व कर देना। वो क्वेश्चन एकदम सही भी होंगे, कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप हो जाएगा। 30 नंबर तो वहां हो गए आपके। डायरेक्ट जो कॉपी पेस्ट पेपर आया उसमें तो आप फुल मार्क्स ला सकते हो ना, 40 नंबर का भी आया तो 30-35 नंबर तो ला ही सकते हो, तो वो एज इट इज फुल मार्क्स मिलेंगे और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो बचा न्यू पेपर, जो न्यू क्वेश्चन फ्रेम हुए 60-65 मार्क्स के, उनमें क्या करना, आपने कंसेप्ट पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ तो कंसेप्ट नोट्स पढ़े होंगे जो मैंने आपको दे रखे हैं, रिवीजन वीडियो सुने होंगे, तो वो कंसेप्ट नोट्स रिवीजन वीडियो के अकॉर्डिंग आपके माइंड में स्टेप्स माइंड में होंगे, कंसेप्ट माइंड में होंगे, उनको आप अप्लाई करना, उनको थोड़ा बहुत सॉल्व करना। एक दो स्टेप भी मैच करेंगे तो टोटल 65 मार्क्स का जो नया पेपर होगा उसके अंदर आप 15-20 नंबर भी नहीं ला पाओगे क्या। 20 मार्क्स अगर उसमें भी नहीं ला सकते तो फिर तो यानी एक तरीके से आपने पढ़ाई नहीं करी, पर मोस्टली स्टूडेंट्स ने सबने पढ़ाई करी होगी। तो जो 65 मार्क्स का नया पेपर होगा उसमें आप थोड़ा बहुत भी लिखोगे तो 15-20 नंबर वहाँ जाएंगे, 35 नंबर वहाँ रहे थे, कितने हो गए आपके 50 नंबर हो गए। आपको चाहिए कितने पास होने के लिए, 40 नंबर ही चाहिए। यानी आप टफ से टफ पेपर में, आउट ऑफ बॉक्स पेपर में भी 50-60 मार्क्स बहुत ईजिली ला सकते हो अगर प्लानिंग सही करते हो तो। इसके अलावा दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है वो है, अगर पेपर इजी आता है तो, पेपर इजी आता है तो हमारे मन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एफआर का ही एग्जांपल लेता हूं, सीएफएस का क्वेश्चन आपने उठा लिया, देखा ये तो कॉपी पेस्ट है, पहले इसको ही छापता हूं। ये एफआई या लीजेस का आपने क्वेश्चन देखा, ये तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, इसको छापता हूं, जबकि उस क्वेश्चन में पीवी की बहुत सारी कैलकुलेशन होनी थी। तो कभी भी ऐसी गलती मत करना पहले बड़ा क्वेश्चन उठाने की, सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन उठाना, छोटे छोटे क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करना, क्योंकि उनमें गलती होने के चांस कम होंगे और उनसे आपका मार्क्स भी स्कोर हो जाएगा, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट भी हो जाएंगे। क्योंकि बड़ा क्वेश्चन मान लो आपने पहले सीएफएस उठा लिया, एक इतनी सा भी माइनर सा भी उसमें छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, एक स्टेप गलत हुआ बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, बाद में आप सोचोगे 1 घंटा बर्बाद कर दिया, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, कुछ मार्क्स मिल नहीं रहे, आप वहीं रोने लग जाओगे, पूरा पेपर बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको सबसे लास्ट में करना चाहिए, सबसे पहले छोटे क्वेश्चंस करना। ऐसे लीजेस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के पीवी करने वाले क्वेश्चन भी स्टार्टिंग में मत कर देना, क्योंकि जल्दबाजी में मान लो पेमेंट एट बिगिनिंग था, आपने पेमेंट एट एंड समझ के पीवी कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बाद में चेक किया तो पता चला ये तो मैंने पूरा गलत कर दिया, वहीं आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये बड़े क्वेश्चंस बाद में करना, पहले छोटे क्वेश्चंस करना। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखनी है, आईसीआई की जो कॉपी का फर्स्ट पेज होता है थियरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए, उसका जो फॉर्मेट आईसीआई ने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, ठीक है, ICAI.exam.org इस तरीके से उनकी वेबसाइट है, तो उस पर आप चले जाना। उस वेबसाइट पे उन्होंने स्पेसिमेन कॉपी डाली हुई है फर्स्ट पेज की, तो उसमें आप देखना उसमें क्या क्या डेटा भरना होता है, क्या क्या लिखना होता है, क्या क्या सर्कल फिल करने होते हैं, वो पहले से ही देख के चले जाना, क्योंकि एग्जाम में जाओगे तो आपको 5 मिनट उसको समझने में लगेंगी कि यार ये चीज़ फिल करनी है, ये लिखना है, ये सर्कल फिल करना है, तो उसमें आपका टाइम इन्वेस्ट होगा। तो वो टाइम पहले ही अपन घर पर इन्वेस्ट कर लेते हैं ना, वहाँ टाइम बचेगा, क्योंकि एक मिनट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है एग्जाम में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट मिनट से पेपर में स्पीड बना के रखना, आप स्पीड बिल्कुल बढ़ाए रखना, राइटिंग बिल्कुल मैटर नहीं करती। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कोई लाइन वगैरह, कुछ टेबल फॉर्मेट कुछ नहीं बनाना, सिर्फ अमाउंट के फिगर्स के मार्क्स होते हैं। कोई आपको फालतू ज्ञान देता है टेबल बनानी होती है, वो सब बकवास करते हैं, सिर्फ अमाउंट के फिगर्स के मार्क्स हैं, अमाउंट के फिगर्स मैच होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप पर्टिकुलर्स वगैरह में शॉर्ट फॉर्म यूज में ले सकते हो बिल्कुल आराम से, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। नेट प्रॉफिट को एनपी लिख सकते हो, पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को पीपी लिखो, करंट एसेट को सीए लिखो, सब चलेगा, सिर्फ अमाउंट के फिगर्स के मार्क्स होते हैं और किसी चीज के नहीं होते, तो ये टाइम सेव करना। थियरी सब्जेक्ट में पॉइंट्स में आंसर लिखना है, एक एक लाइन का गैप देके, पैराग्राफ में मत लिखना, और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जाना ताकि एग्जामिनर की नजर में आए। कीवर्ड्स अंडरलाइन कर देना प्रोविजंस वगैरह में, कंक्लूजन में, और पॉइंट्स में आंसर देना पैराग्राफ के बजाय। तो ये आपको कुछ प्रेजेंटेशन से रिलेटेड बातें ध्यान रखनी है। स्पीड फर्स्ट मिनट से बढ़ाए रखना, तभी पेपर अटेम्प्ट होगा। ये कुछ बातें आप इस एग्जाम से रिलेटेड ध्यान रखो। इसके अलावा अब मैं आपको रिवीजन मैराथन का बता देता हूँ, जो अपन मैराथन लेंगे। देखिए मैराथन अपना हर बार अपन हर अटेम्प्ट के लिए मैराथन करते हैं, जिसमें मैं आपको रिवाइज कराता हूँ सिलेबस। तो रिवीजन मैराथन अपना जो भी सब्जेक्ट अपन पढ़ाते हैं, एफआर एसएफएम मैं पढ़ाता हूँ आपको, और एससीएमपी और डीटी अतुल सर पढ़ाते हैं। तो एससीएमपी डीटी का मैराथन अतुल सर लेंगे और एफआर एसएफएम का मैराथन मैं लूँगा।
अब जो मैराथन है एफआर का 29 को अपन मैराथन करेंगे एफआर का, जिसमें मैं आपको 90 मार्क्स तक का कंटेंट, जो आपका पेपर का 90 मार्क्स का जो पोर्शन है वो पूरा रिवाइज कराऊंगा एफआर एसएफएम दोनों में। पहले एफआर का अपना मैराथन होगा 29 को और एसएफएम का एफआर के एग्जाम वाले दिन हो जाएगा अपना। तो 90 मार्क्स का पोर्शन मैं इस मैराथन में कवर करूंगा। जो 90 मार्क्स का कंटेंट होगा, सारे जो भी कंसेप्ट्स हैं वो आपको पूरे इंपॉर्टेंट जितने भी कंसेप्ट हैं सब रिवाइज कराऊंगा, और उनसे रिलेटेड आपको जो भी आपको एडजस्टमेंट वगैरह करने हैं, कुछ स्पेशल अजम्पशंस हैं, वो सब अपन उसमें डिस्कस कर लेंगे। 90 मार्क्स का पूरा कंटेंट अपन 5-6 घंटे में पूरा रिवाइज कर लेंगे। तो ये जरूर से आप अटेंड कर लेना, इसमें कोई आपकी कॉस्ट नहीं आनी है। लाइव मैराथन अपन करेंगे, कोई डाउट्स हो वो भी आप उसमें पूछ लेना। चारों सब्जेक्ट के ही होंगे। एफआर का 29 को अपन रखेंगे मैराथन अपना। इसके अलावा मैं मैराथन में साथ में आपको इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे क्वेश्चंस या टॉपिक्स कि इनके ऊपर क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो भी मैं आपको आइडेंटिफाई करा दूंगा चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको ये भी मार्क करा दूंगा भाई उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लास्ट दिन ऐसा लगे कि मेरे को बस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही रिवाइज करनी है या लास्ट मोमेंट पे कुछ स्पेशल चीज़ें ही देखनी है, तो वो भी मैं मार्क करवा दूंगा आइडेंटिफाई करके कि इस चैप्टर में ये पर्टिकुलर इस पर मेन फोकस कर लेना, जिसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी मेरे अकॉर्डिंग आने की, वो भी मैं आपको मार्क करवा दूंगा। तो ये मैराथन आप जरूर से अटेंड कर लेना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। 90 मार्क्स तक का कंटेंट अपन कवर करेंगे हर सब्जेक्ट के अंदर मैराथन में, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके मोस्ट इंपॉर्टेंट चांसेस रहेंगे एग्जाम में आने के, वो वाले टॉपिक्स का कवरेज भी, वो टॉपिक्स भी मैं आपको आइडेंटिफाई करा दूंगा, वो क्वेश्चंस भी आपको मैं मार्क करवा दूंगा मैराथन के अंदर। तो आज के वीडियो में बस यही सब मेरे को आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। मैंने आपको राउंडिंग ऑफ का क्राइटेरिया बता दिया एफआर एसएफएम में, वो मैं आपको शीट शेयर भी कर दूंगा। राउंडिंग ऑफ की कैसे करना है वो आपको टेलीग्राम पे शेयर करवा दूंगा। बाकी एग्जाम्स में आपको क्या क्या चीज़ें स्पेशली ध्यान रखनी है वो भी बता दिया, और रिवीजन मैराथन अपना कंडक्ट होगा उसके बारे में बता दिया। 29 अपन अक्टूबर को एफआर का करेंगे, एसएफएम का एफआर वाले दिन, और बाकी सब्जेक्ट्स का रेस्पेक्टिव दिन होता चला जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। राधे राधे।